गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 5 में हम लोग अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम के अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अनुशासन के बारे में पढ़ लिए हैं। अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम की जो अवधारणा है उसको भ्रांतिवश कह लीजिए, भ्रमवश हम लोग क्या करते हैं कि प्राचीन विषय केंद्रित अवधारणा को समझ लेते हैं कि उसी का यह नया संस्करण है, लेकिन ऐसा है नहीं। पहले अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम की जो अवधारणा है उस पर हम लोग चर्चा करें तो होता है कि प्रारंभ में अनुशासन की एक सरल परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई थी कि अनुशासन व्यवस्थित ज्ञान के अंगों का वह पुंज है जिसे अधिगम मानसिक प्रशिक्षण द्वारा उच्च स्तरीय अध्ययन एवं अनुशासन हेतु उपयुक्त ढंग से निर्मित एवं सामूहित कर लिया गया है। लेकिन यह परिभाषा सभी विद्वानों को नहीं भाई, इससे लोग असहमत थे। उन्होंने अलग तर्क दिया, जिसमें अगर उनके तर्क को हम देखते हैं तो यह है कि अनुशासन सूचनात्मक ज्ञान का पुंज मात्र नहीं होता। इसमें क्या है, इसमें और क्या है, इसमें है कि सूचनाओं सामूहिकरण का एक निश्चित आधार होता है। प्रत्येक अनुशासन की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं होती हैं। वह संकल्पनाएं क्या हैं? जो परिधि में किया जाता है। ये आधारभूत संकल्पनाएं ही किसी अनुशासन की संरचना करती हैं और यह संरचना उसे अपना सत्य एवं सौंदर्य प्रदान करती है तथा इसी की प्रकृति को समझने पर हम विषय के वास्तविक अर्थ को ठीक ढंग से समझ पाते हैं और अनुशासन के बारे में भी हम लोग लेते हैं। लेकिन जब दूसरे पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं तो सूचना ज्ञान की खोज करने तथा उसे व्यवस्थित करके प्रत्येक अनुशासन का अपना विशिष्ट उपागम, विशिष्ट उपकरण तथा विशिष्ट विधियां होती हैं और ये अनुशासन की विधि कहलाती है। किसी अनुशासन की विषय वस्तु पक्ष उसके विधि पक्ष से इतनी गहनता से जुड़ा होता है कि उन्हें पृथक रूप में देखा और समझा नहीं जा सकता, उसको आप अलग कर ही नहीं सकते। अनुशासन की इस प्रकार की पारंपरिक संगति एवं समन्वय एक अनिवार्य सत्य है। तीसरी बात यह है कि कोई अनुशासन स्थिर नहीं होता। अनुशासन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कि हम उठा के एक जगह रख दें और स्थिर पड़ी रहे। अनुशासन क्या है? यह प्रयोजनवाद की तरह है जो चेंज रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अनुशासन में रह करके उस कार्य को करता है और आज का जो समय है, आज की जो परिस्थिति है उसके अनुसार व्यक्ति अनुशासित है, लेकिन कल की परिस्थिति कुछ और हो सकती है, इसलिए यह स्थिर नहीं होता है। उसमें नवीन ज्ञान का समावेश होता है। अनुशासन में नए नए ज्ञान समावित होते हैं तथा उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। इस प्रकार गत्यात्मक किसी भी अनुशासन का आवश्यक लक्षण होता है। गत्यात्मकता जो होती है किसी भी अनुशासन की आवश्यक लक्षण होता है। बगैर गत्यात्मकता के अनुशासन नहीं हो सकता। नई सूचना ज्ञान के समावेश के कारण होने वाले परिवर्तनों से भी अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन वे होते हैं जो नवीन तथ्यों के प्रकाश में अपने अथवा प्राचीन तथ्यों के नए अर्थ विकसित होने से हो जाते हैं। इन परिवर्तनों के कारण नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन भी आवश्यक हो जाता है।
इसके लिए अतिरिक्त प्रायः पुरानी समस्याओं के समाधान भी नवीन समस्याओं को जन्म देते हैं। पुरानी समस्याओं के समाधान जो हैं वो अभी नई समस्या का जन्म देते हैं। इस प्रकार से परिवर्तन सभी अनुशासनों में होते हैं। यह अलग बात है कि कुछ अनुशासनों में इन परिवर्तनों की गति धीमी होती है और कुछ में तीव्र होती है। अतः अनुशासन की सर्वमान्य परिभाषा जो दी गई है वह कुछ इस प्रकार है कि वस्तुओं तथा घटनाओं के किसी विशिष्ट क्षेत्र संबंधी ज्ञान के संगठन को अनुशासन कहा जाता है। कह रहा है किसी वस्तु या घटना के किसी विशिष्ट क्षेत्र संबंधी ज्ञान के संगठन को अनुशासन कहते हैं। अब इन वस्तुओं तथा घटनाओं के अंतर्गत वे तथ्य प्रदत्त पर्यवेक्षण अनुभूतियाँ आदि भी सम्मिलित रहते हैं जो उस ज्ञान के आधारभूत घटकों को निर्मित करते हैं। जो ज्ञान के घटक होते हैं उसको निर्मित करते हैं। कोई ज्ञान किसी अनुशासन के क्षेत्र में आता है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए आधारित नियम एवं परिभाषाएं निर्मित कर ली जाती हैं। अनुशासन की जो विशेषता पर जब हम चर्चा करते हैं तो अनुशासन की विशेषता को देखते हैं तो उसमें प्रत्येक अनुशासन की एक मान्य संरचना होती है और उसकी अपनी विषय वस्तु होती है तथा उसमें नवीन ज्ञान को समाहित करने के संबंध में निश्चित नियम होते हैं। नए ज्ञान समाहित जरूर किए जाते हैं लेकिन एक नियम के तहत किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति जो भी चाहे वही उसमें डाल दे वह नया ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। प्रत्येक अनुशासन का अपना इतिहास एवं परंपराएं होती हैं तथा यही बातें उसकी संरचना करने तथा उसके नियमों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती हैं। यही बातें कह रहा है उसकी संरचना करने और नियमों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है। प्रत्येक अनुशासन की अपनी अनुसंधान एवं अध्ययन विधियां होती हैं। कोई भी अनुशासन हो उसका अपना अनुसंधान होता है, अपनी अध्ययन विधियां भी होती हैं। आप जानते हैं प्रत्येक अनुशासन का अपना मूल एवं चिंतन क्षेत्र होता है। जैसा कि हर्बर्ट क्लीवर्ड के अनुसार किसी अनुशासन के प्रमुख लक्षण इस प्रकार होते हैं। किसी अनुशासन के लक्षण को हर्बर्ट जी ने बताया है तो क्या बताया है? पहला उसने कहा कि विश्लेषणात्मक सरलीकरण संश्लेषण, समन्वय एवं गत्यात्मक, और दूसरा निश्चित क्षेत्र विधि, निरंतर निश्चित इतिहास एवं परंपरा, तीसरा संकल्पनात्मक एवं संश्लेषणात्मक दिशा। अब अनुशासन का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो इसको जब हम परंपरा के आधार पर देखते हैं तो अनुशासन की प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानवीय वर्गों में रखा जाता है। इन वर्गों के अनेक उपखंड भी हैं जिन्हें विषयों के नाम से जाना जाता है। जैसे कार्य का आधार। कार्य का आधार क्या है? इसके अनुसार जो अनुशासन मूलतः खोज पर आधारित हैं ये प्राकृतिक विज्ञान वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं, जबकि ये अनुशासन मुख्यतः गुण अवगुण पर आधारित होते हैं, ये मानवीय वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मानव व्यवहार का आधार क्या है? तीसरे प्रकार के वर्गीकरण का आधार मानव व्यवहार के ढंग को माना जाता है। इसके अंतर्गत मानव के 4 व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार अनुशासनों पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है तार्किक वर्ग। तार्किक वर्ग क्या है? इसके अंतर्गत गणित एवं भाषाओं को रखा गया है। दूसरा है प्रायोगिक। प्रायोगिक में क्या है कि परंपरागत प्राकृतिक विज्ञानों को सम्मिलित किया गया है। और नैतिक क्या है?
इसके अंतर्गत साहित्य, इतिहास तथा धार्मिक विषय आते हैं। सौंदर्य बोधात्मक इस वर्ग में साहित्य, संगीत एवं ललित कलाओं को सम्मिलित किया गया है। अतः किसी अनुशासन की संरचना के समान ही उसके वर्ग निर्धारण में भी उसका साहित्य एवं उसकी परंपरा महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।